नमस्कार। छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से मैं सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर दोनों उम्मीदवारों की चर्चा करते हुए खींचतान के चौथे दिन आज हम यहां पहुंच पा रहे हैं। सोचा था हमने कि 2 एपिसोड में ये ख़त्म हो जाएगा 11 सीटों का सिलसिला, लेकिन मेरे राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी, इनको किस्सा कहानी कहने की आदत बहुत है। ये कहाँ कहाँ से पुराने किस्से पता नहीं ढूंढ के निकालते हैं और बात लंबी खींच जाती है। मैं तो कम से कम बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कामयाब हो नहीं पाता हूँ। तो आज इस सीरीज़ का ये आखिरी एपिसोड है। आज 2 लोकसभा सीटों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक है दुर्ग, एक है राजनांदगांव। दोनों अगल बगल की है। नए लोगों को शायद ये नहीं मालूम होगा कि एक वक्त राजनांदगांव पूरा का पूरा अविभाजित दुर्ग जिले का हिस्सा था। मोतीलाल वोरा उस समय अविभाजित दुर्ग जिले के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। इसलिए जब वो राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो किसी ने उनको बाहरी नहीं माना था और वो बड़े अच्छे वोटों से जीते थे, क्योंकि वो दुर्ग के नेता रहते हुए राजनांदगांव के नेता थे ही। राजनांदगांव दुर्ग जिले में ही आता था। अब दुर्ग जिला इतना बड़ा हो गया है कि वहाँ से निकलकर 4 नेता अलग अलग सीटों पर लड़ रहे हैं। 4 नेता अलग अलग संसदीय सीटों पर लड़ रहे हैं। इतना बड़ा हो गया है दुर्ग जिला, और दुर्ग में 5वें वहीं के हैं। ऐसा नहीं कि बाहर से आके कोई लड़ रहे हों। तो हम दुर्ग और राजनांदगांव इन 2 सीटों की बात करेंगे। दुर्ग सीट से हम शुरू करते हैं। राजनांदगांव को आखिरी के लिए रख रहे हैं, चूंकि वहाँ पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। इसलिए सबसे अधिक हाई वोल्टेज ये चुनाव राजनांदगांव का ही माना जा रहा है। इस चर्चा के लिए रोज की तरह, हर बार की तरह मेरे साथ हमारे अखबार के राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी हैं। तो हम उनसे बात करते हैं और देखते हैं कहाँ पहुँचती है ये बातचीत। शशांक, दुर्ग को देखें अगर एक नज़र में जी, क्या लगता है आपको? यहाँ भाजपा के तो पुराने सांसद हैं जी, विजय बघेल जी। मुख्यमंत्री को उन्होंने टक्कर दी थी, अच्छी टक्कर दी थी पाटन विधानसभा से जी। और यही वजह है शायद कि उनको दोबारा टिकट भी वहाँ से मिली है जी। पिछले कार्यकाल में भी विजय बघेल के बारे में चर्चा बार बार उठती थी जी, कि मोदी मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल सकती है जी। नहीं मिल पाई, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। नरेंद्र मोदी को बाकी पार्टियों को भी जगह देनी थी, हर प्रदेश को जगह देनी थी, नहीं निकल पाई विजय बघेल की जगह। लेकिन क्या लगता है आपको, इस बार वहाँ चुनाव में संभावना क्या है? विजय बघेल के केंद्रीय मंत्रिमंडल तक पहुँचने की संभावना दिखती है क्या? देखिए, विजय बघेल पिछले चुनाव में प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के रहे थे। रायपुर के सुनील सोनी से भी ज़्यादा वोटों से, 3,91,000 वोटों से करीब करीब जीत के। 3,90,652 का आंकड़ा मेरे पास है, करीब करीब जी। हाँ, 3,91,000 के आसपास वोटों से जीत के आए थे। अब उस समय सीएम खुद भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। हाँ, 4 मंत्री वहाँ से थे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बड़े दिग्गज लोग थे। दिग्गज लोग 2 तो मुख्यमंत्री स्तर के थे, बिल्कुल, भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू। कल हम लोग मुख्यमंत्री वाला बहुत बात किए हैं, आज रोकेंगे अपने आप को। हाँ जी। और इसके बावजूद लंबे मार्जिन से हारे, जबकि मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। अपने पाटन विधानसभा से भी बढ़त नहीं लगा पाए थे। 28,000 वोट से मेरे ध्यान आ रहा है कि वोट 20-22 वोट से पीछे रह गई थी पार्टी। अब इस बार राजेंद्र साहू नए चेहरे को उतारा है। ये केंद्रीय जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री के बड़े करीबी हैं। पहले यहाँ मुख्यमंत्री यानी पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री पुराने मुख्यमंत्री। मैं डर गया कि विष्णुदेव साय के करीबी हैं क्या ये? जी, भूपेश बघेल के काफ़ी करीबी हैं। वैसे यहाँ से ताम्रध्वज, हम चर्चा कर चुके हैं कि ताम्रध्वज यहाँ से टिकट मांग रहे थे। ताम्रध्वज जी ने यहाँ एक राउंड प्रचार भी शुरू कर दिया था, एक राउंड बैठकें लेना शुरू कर लिए थे। लेकिन उनको खैर महासमुंद शिफ्ट होना पड़ा। दूसरी, ये बड़े मजबूत नेता हैं। कौन? राजेंद्र साहू। ऐसा? उसके पीछे मैं बता रहा हूँ, ये कभी कभी ये शुरू से वहाँ 2 बड़े ग्रुप रहते थे। एक तो वोरा जी, दूसरा वासुदेव चंद्राकर का, तीसरे चौबे जी लोगों का। ये
वासुदेव चंद्राकर के साथ जुड़े रहे। ठीक ठीक, यानी भूपेश बघेल के गुरु जो थे वासुदेव ये चंद्राकर, उनके साथ के ही हैं, भूपेश बघेल के साथ के। लेकिन वो दुर्ग सीट से, शहर से वो चाहते थे कभी, लेकिन वो संभावना थी नहीं। हाँ, अरुण वोरा वहाँ थे। वोरा जी से टसल चलते रहती थी, अरुण वोरा या उनसे सार्वजनिक तौर पे बयानबाजी, एक पुतला दहन, तो कुछ इस तरह की घटना हुई तो इनको पार्टी से निकाल भी दिया गया। अच्छा, राजेंद्र साहू को। राजेंद्र साहू पार्टी से निकले तो उनको छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच का दाम थाम लिए। ताराचंद साहू की पार्टी से, वो पार्टी से वो भी निकल चुके थे, उन्होंने अपना एक मंच बना लिया था, उनके साथ ये जुड़ गया। उन्होंने वो चुनाव में, ये मुख्य चुनाव संचालक थे जब वो अच्छा। हाँ, उस चुनाव में 2,61,000 वोट पाए थे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताराचंद साहू ने, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच बनाकर के बैनर तले। तो ये मजबूत नेता हैं। विधानसभा चुनाव में ये दुर्ग ग्रामीण से टिकट चाहते थे। मुख्यमंत्री की भी कोशिश थी, पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कोशिश थी कि इनको दुर्ग ग्रामीण से टिकट मिल जाए, लेकिन ताम्रध्वज इसके लिए तैयार नहीं हुए। तो खैर ये चुनाव नहीं लड़े, लेकिन एन केन प्रकार इनको लोकसभा टिकट दिला दी। खैर, इनसे पहले बता दूं कि इनकी कांग्रेस में वापसी भी आसान नहीं रही। वोरा जी काफ़ी मेहनत, उनके नाम के लिए सहमत नहीं थे। स्वाभाविक तौर पर कटुता काफ़ी बढ़ गई थी। तो इन्होंने पुतला क्या वोरा जी का जलाया? वोरा जी का जलाया था, मोतीलाल वोरा। उम्र बढ़ जाती है जिसका पुतला जलता है उसकी। जी, तो अब वैसे भी सरल व्यक्ति हैं, उनके लिए तो बहुत आसान नहीं रहता। उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी कभी किसी ने की भी नहीं की। खैर, थोड़ा सा ये तेज तर्रार नेता है। और फिर BK हरिप्रसाद, TS सिंहदेव, भूपेश बघेल नाम होने के कैसे भी करके इनको पार्टी में प्रवेश दिलवाया। अच्छा, ये एक बार मेयर चुनाव लड़ चुके हैं जब डायरेक्ट इलेक्शन, तो बहुत 1000 से भी कम वोटों से ये पीछे रह गए थे, हारे थे ये। अच्छा, दूसरे स्थान पे। लेकिन मेयर रहा होगा दुर्ग शहर का। दुर्ग शहर का, लेकिन पार्लियामेंट्री सीट जो है बहुत बड़ी है। बड़ी है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये पहचान का संकट इनको नहीं है, ये मजबूत है जानकारी। अब इनमें ये एक चीज मुझको बतलाओ आप। कल जब यहाँ हमने चर्चा की कि किस तरह से महासमुंद में ताम्रध्वज साहू के ऊपर बीरनपुर की आत्मा छाई हुई है, वहाँ पे दिक्कत हो रही है। ताम्रध्वज साहू को जवाब देते नहीं बन रहा है कि वहाँ ईश्वर साहू के बेटे का जब कत्ल हुआ, तुम गए तो नहीं थे वहाँ बैठने के लिए, तुम कैसे साहू नेता हो, कैसे गृह मंत्री थे, दिक्कत हो रही है। तो राजेंद्र साहू को दुर्ग में ये दिक्कत नहीं होगी कि तुम मुख्यमंत्री खेमे के नेता हो, मुख्यमंत्री तो बीरनपुर न झांकने गए, न अपने किसी आदमी को भेजा, किसी को उन्होंने बीरनपुर झांकने के लिए। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा संकट अभी आ रही है उनको। ये इतने मांग वो इसलिए क्योंकि भूपेश बघेल खुद नांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ टीम चली गई उधर, ताम्रध्वज के साथ के लोग उधर चले गए और एक ट्रेन में बैठ के भिलाई के लोग जो हैं वो बिलासपुर चले गए, शिफ्ट हो गए। हाँ, तो वो एक तरह से कार्यकर्ताओं के संकट से वो जूझ रहे हैं। मुझको किसी ने कहा कि दुर्ग संसदीय सीट जो है उसमें मनरेगा के मजदूर भी अब नहीं बचे हैं, वो भी सब चले गए हैं। अभी बहुत रद्द स्थिति है उनके लिए। यानी बहुत सारे कई हजार मजदूर भूपेश के साथ नांदगांव चले गए, कई हजार मजदूर ताम्रध्वज के साथ चले गए, अभी कई हजार मजदूर देवेंद्र यादव के साथ बिलासपुर चले गए। यानी वहाँ मनरेगा के प्रोजेक्ट के लिए मजदूर नहीं बचे हैं दुर्ग में, ऐसा पता लग रहा है। अभी इससे भी ज़्यादा एक समस्या और आई, जो पाटन में जो हाल के सम्मेलन में हमने एक कवर भी किया था, जिसपे ये कह दिया कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए जरूरी है 385 400 कैंडिडेट खड़े करने की बात हुई है। तो वो आत्मघाती हो गया। अब उससे पार्टी के मतलब प्रत्याशी के सीरियसनेस को कम करता है। बिल्कुल ये हमने इसको उठाया था शशांक उसी दिन जिस दिन ये पाटन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने शायद ये प्रस्ताव पारित किया कि हम 380 कैंडिडेट खड़े करेंगे ताकि ईवीएम का इस्तेमाल ना हो सके और इनको प्रिंटेड बैलेट पेपर से चुनाव करवाना पड़े। तो हमने उस दिन भी सवाल उठाया था कि प्रस्तावक, समर्थक और कैंडिडेट अगर कांग्रेस पार्टी जुटाएगी तो ये सब तो कांग्रेस के समर्थक लोग ही रहेंगे, उसके परंपरागत वोटर रहेंगे। तो ऐसे लोगों को अगर खड़ा किया जाएगा,
ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा? इनमें से हर एक के 150 वोट होंगे जी। तो कई हजार वोट तो कांग्रेस अपने ही बिगाड़ देगी ऐसे। अब एक्स सीएम भूपेश बघेल ने मंच से कहा भी जिला अध्यक्ष को, देख एमन फार्म भरी तो निष्कासित मत करबे। ये खैर, लेकिन मेरे तो कांग्रेस पार्टी का कोई नया संविधान यहाँ लागू होगा पाटन में? जी, मैं कुछ इसमें ही बा रहा था। चुनाव संचालन समिति के सदस्यों से कुछ लोगों से मेरी बात हुई। वो कह रहे थे अभी ये प्रारंभिक स्टेज में है, वो इसको अभी ज़्यादा वो नहीं ले रहे हैं। हो सकता है अभी चूँकि सारा ध्यान पहले चरण के चुनाव की है तरफ है, पहला 20 तारीख तक ये निपट जाएगा। हाँ। लेकिन उसके बाद फिर देखने की बात होगी, क्योंकि यहाँ 12 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा। हाँ। तब की बात है। तो लेकिन ये मुद्दा तो बन गया है लोगों के बीच में, चर्चा का बन विषय गया है। है। दूसरा ये है कि कांग्रेस अब 400 खड़ा नहीं करेगी तो मुद्दा ये बनेगा कि कांग्रेस को 400 लोग नहीं मिले खड़े होने के लिए। जी। आपने आग एक ऐसी लगाई है जिसको बुझाना मुश्किल है आपके लिए, और आप ही की लगाई हुई है। जी। चुनाव आयोग जाके नहीं बोला था कि हम यहाँ सैंपल करना चाहते हैं एक, तो आप यहाँ खड़े कर दो, हम बैलेट पेपर से करवाएंगे। आपने कांग्रेस और जो भूपेश बघेल की कॉन्स्टिट्यूंसी है पाटन, वहाँ की पाटन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अगर प्रस्ताव पारित करती है तो ऐसा थोड़ी है कि भूपेश की मर्जी के खिलाफ कर देगी। उनके काबू में है लोग, वहाँ के काबू में हैं, उनकी सहमति से है, उन्होंने ही प्रस्ताव रखा था। इस तरह की बातें हैं। अब आपकी कांग्रेस पार्टी के और किसी नेता से बात हुई क्या? उनका क्या कहना है ये 400 कैंडिडेट खड़े करने के बारे में? लोग अनौपचारिक चर्चा में सहमत नहीं है, क्योंकि पहली नजर में कमजोर साबित दिखते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बाद में भूपेश ने शायद उसमें राजनांदगांव को भी जोड़ा है क्या, कि राजनांदगांव में भी खड़ा किया जाए? नहीं, यही चर्चा का विषय है। तो आप लड़ रहे हो नांदगांव से और कैंडिडेट 400 खड़ा करवाना चाहते हो दुर्ग से, ऐसा क्यों है? जी, अब चाहे जो भी हो उनके मन में वो बातें हो, लेकिन इसको लेके बहुत एक पार्टी का एक तबका संतुष्ट नहीं है और चर्चा में भी नहीं। लेकिन इससे थोड़ा सा नुकसान तो दिख रहा है। हाँ। अब दूसरी चीज़ ये है कि अभी आज की डेट में ये प्रचार के मामले में, बाकी चीज़ों के मामले में थोड़े से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। दुर्ग से राजेंद्र साहू कांग्रेस के कैंडिडेट। दूसरे दुर्ग की तासीर थोड़े से अलग है। भाजपा का ये जो बड़ा बेल्ट है वो भिलाई शहर और वैशाली नगर है, यहाँ से बड़ी बढ़त मिल जाती है। और आप पुराने चुनाव देखेंगे, जब भिलाई ये पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। एक समय में ट्रेड यूनियन लीडरों के रवि आर्या वगैरह की चलती थी एक तरफा, लेकिन वो ट्रेड यूनियन भी खत्म हुआ, ये कम हुआ, उसकी सक्रियता कम हुई। तो लेकिन ये एक तरह से भाजपा का गढ़ बन गया। सरोज पांडे भी सांसद बनी, तो इन्हीं के वोटों से, शहरी वोटों के सहारे। इस बार भी बड़ी उम्मीद इससे है, क्योंकि विधायक वो 7 तारीख तक बुक रहेंगे। एकमात्र विधायक जो इससे लेके देवेंद्र यादव, ये जरूर आ जाएंगे। भूपेश बघेल शायद 19 तारीख को उनका मतदान खत्म हो जाने के बाद ये आ जाएंगे। तो ताम्रध्वज भी आ जाएंगे, तो थोड़ा इनको सहारा मिलेगा। लेकिन आज की स्थिति में ये तो कमजोर दिखते हैं। विजय बघेल की क्या हालत है? हम लोग कांग्रेस की ही चर्चा में उलझ गए हैं। विजय बघेल व्यक्तिगत रूप से मजबूत व्यक्ति हैं। और उन्होंने एक चुनाव में साबित भी किया है। सीएम की लीड को 10,000 कम किया है। बिल्कुल, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी कम किया है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने बढ़त हासिल की थी पाटन वगैरह से। जी, प्रदेश में सबसे ज्यादा लीड से जीतने वाले बीजेपी के सांसद थे वो। यानी किसको कहते हैं, 3,90,652 की लीड, अंधाधुंध लीड थी ये। अंधाधुंध लीड थी ये। रायपुर के सुनील सोनी से भी ज्यादा लीड थी ये। प्रदेश में सबसे ज्यादा। दूसरा मैं ये देख रहा हूँ कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ है जी, उसमें विजय बघेल भाजपा के घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष थे, संयोजक थे। तो वो लगातार सक्रिय रहे। और भूपेश बघेल तो पूरे प्रदेश में नेतागिरी करते घूमते रहे, मुख्यमंत्री थे जी। लेकिन विजय बघेल ने अधिकांश समय जी पाटन में लगाया और पाटन के आसपास के इलाकों में लगाया। यानी दुर्ग संसदीय सीट उनको मालूम थी कि वहीं का सांसद हूं मैं, आगे मुझको फिर वहीं से लड़ना पड़ेगा जी। इन दोनों चीजों को देखते हुए जी उन्होंने अच्छा वहां पे मेहनत की थे। और आपको छोटी सी एक जानकारी और दूं, भूपेश बघेल चुनाव प्रचार में ये आए नहीं। राजेंद्र साहू ही पाटन संभाले, चुनाव संचालक वो थे। अच्छा। हाँ। दूसरी
पहले शुरुआत में ये तय हुआ था कि सांसदों को लड़ाएंगे भाजपा, ये तय किए थे कि उससे इशारा हुआ था। हाँ। लेकिन विजय बघेल को यही नहीं था कि पाटन से ही उतारेंगे। हाँ। ये वैकल्पिक रूप से बेमेतरा की भी तैयारी कर रहे थे। बेमेतरा में भी एक संभावना टटोल रहे थे या कर ले रहे तैयारी कर रहे थे, अगर ये रहेगा तो वो, क्योंकि हारी हुई सीटें कोई लड़ नहीं रहे, तो वहाँ से वो लड़ सकते हैं। लेकिन पाटन से लड़ा तो बड़ा दमदारी से लड़ा अभी, और चुनौती भी अच्छी तगड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये है कि ये पहली स्थिति में इन्होंने बैठकें शुरू कर दी है, बैठे सारे एक राउंड की ये लोग बैठे विजय बघेल ने कार्यकर्ताओं की, और ये लगातार सक्रिय भी हैं। और पहली स्थिति में थोड़ा ये सामाजिक समीकरण की तरह पहले जैसे हम देखते आए हैं ताराचंद साहू, और उसको पिछले चुनाव की तुलना में आसान नहीं रहेगा। जैसे पिछली बार एकदम कंफर्टेड मार्जिन थी। हाँ। लेकिन ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि आने वाले ये भूपेश बघेल आ जाए, ताम्रध्वज आ जाए, इनका रुख क्या होगा। लेकिन फिर भी तो विजय बघेल को नई ऊर्जा मिलेगी कांग्रेस को दुर्ग में, ये बड़े नेता लौट के आ जाएंगे तो ऐसा आज के दिन में ये समीकरण। और ये भी हो सकता है कि राजनांदगांव के और जो कांग्रेस नेता हैं वहाँ का चुनाव हो जाने के बाद वो भी अगल बगल की सीटों पे आके काम करें। जी, कवासी लकमा खाली हो गया, वो आ जाएंगे, इस तरह की जाते हैं। ये मैं पिछला देख रहा था दुर्ग का, दुर्ग लोकसभा के रिजल्ट 2004, यहाँ भूपेश बघेल लड़े थे कांग्रेस से, ताराचंद साहू बीजेपी के कैंडिडेट थे, 61,000 से जीते थे। भूपेश बघेल 61,000 से हारे थे। अगला चुनाव 2009 का, प्रदीप चौबे जो कि रविंद्र चौबे के बड़े भाई हैं, एक समय के समाजवादी नेता थे, बाद में ये कांग्रेस में आए और जोगी मुख्यमंत्री थे, तब से लगातार ये बड़े सक्रिय रहे। प्रदीप चौबे और सरोज पांडे के बीच मुकाबला हुआ, कुल 9,954 वोट से प्रदीप चौबे हारे थे। नहीं तो दुर्ग में कांग्रेस की राजनीति की तस्वीर कुछ और होती। बिल्कुल 10,000 से कम वोट से हारे थे प्रदीप। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये तीनों को 3-3 विधानसभा से बढ़त मिली थी। अच्छा। हाँ, तब प्रदीप चौबे को 3 विधानसभा से, साजा से, बेमेतरा से, और पाटन से। अच्छा। इनको दुर्ग ग्रामीण, अहिवारा से ताराचंद को, और नवागढ़ से। अच्छा, ये से मिले। और ये दुर्ग शहर और वैशाली नगर, इनसे सरोज पांडे को मिली थी। तो यानी 9 सीट जो हैं विधानसभा की, इन तीनों में 3-3 बढ़ गई थी। 3-3 बढ़ गई। मैं दूसरा ये भी देख रहा हूँ कि तीनों में बड़ा फर्क नहीं था, बड़ा जिसको मजबूत त्रिकोणीय संघर्ष कहते हैं 2009 में दुर्ग में था। प्रदीप चौबे को 30% वोट मिले थे, सरोज पांडे को 31% मिले थे, ताराचंद साहू को 28% मिले थे। यानी जीत और हार के बीच समझ लीजिए 2-2.5% का ही फर्क दिख रहा है मुझको आंकड़ों में यहाँ पे। ताराचंद साहू और सरोज पांडे, इन दोनों के बीच में बड़ा कम फर्क था। ताराचंद साहू एक ऐसे लीडर थे जो दुर्ग जिले में अपने समाज के वोटरों में अच्छी पकड़ रखते थे। उस लेवल का दूसरा नेता नहीं है, मतलब वो आया है। ताराचंद साहू को पार्टी से निष्कासित भी इसलिए भी किया गया कि पहला अपनी पसंद से पार्टी लाइन से हट के अपनी बेटी को जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिए थे। फिर खुल के प्रेम प्रकाश पांडे के खिलाफ हुए, सार्वजनिक तौर पे वोट मांगे, तो पार्टी खासकर भाजपा में ये चलता नहीं था। लेकिन कुछ दुर्ग जिले की फितरत है जी। मैं देखता हूँ कि वासुदेव चंद्राकर और चौबे बंधु ये वोरा जी के खिलाफ रहे। एक समय था जब चौबे बंधु और वासुदेव चंद्राकर ये भी एक दूसरे के खिलाफ रहते थे, याद है ना आपको? यानी प्रदीप चौबे वगैरह जो है इनके भूपेश वगैरह से संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते थे। ये प्रदीप चौबे का चुनाव मुझको याद है 2009 का, दुर्ग पार्लियामेंट्री सीट का। इसमें भूपेश बघेल ने काम किया था उनका, प्रदीप चौबे का, लेकिन किसी तरह की एक कोई गांठ सुलझी नहीं थी, खुली नहीं थी, मन पूरी तरह से मिले नहीं थे। मैं मौजूद था वहां पर, ये देखा हुआ था मेरा। तो ये इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सरोज पांडे की भाभी जो हैं वो प्रेम प्रकाश पांडे के खिलाफ खड़ी हो जाती थी। तो बीजेपी के भीतर भी वहाँ गुटबाजी पहले दर्जे की रहती थी, कांग्रेस में भी रहती थी।
बीजेपी में गुटबाजी सबसे ज्यादा कहीं दुर्ग जिले में ही है। दुर्ग जिले में है, बड़ी खुल के एक खुल के दूसरे है। के सामने हैं, लोग तन जी। के खड़े रहते हैं। जी तो ऐसा है दुर्ग जिला। इस बार भी चुनाव क्या होगा देखना पड़ेगा। गुटबाजी इससे बड़ी क्या होगी जी कि ताम्रध्वज के खिलाफ भूपेश खड़े हो गए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। जी ये बिल्कुल। इससे बड़ी गुटबाजी तो और कुछ छत्तीसगढ़ हो में नहीं सकती। हो सकती थी। खैर, अगला चुनाव 2014 का बड़ा दिलचस्प चुनाव था। ताम्रध्वज साहू कांग्रेस से लड़े थे, सरोज पांडे बीजेपी से लड़ी थी। ताम्रध्वज कुल 16,848 वोट से जीते थे। वोटों का फासला 1.25% के करीब ही था। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये चुनाव की लहर थी 2014 की, जी और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में ताम्रध्वज साहू अकेले जीत कर गए थे। जी 2014 में ऐसा ही था। जी तो और कुल 16,000 वोट से जीते थे ताम्रध्वज साहू। वहाँ से बड़ा कड़ा मुकाबला था। लेकिन इसके बाद का 2019 का मुकाबला जो है, जिन वासुदेव चंद्राकर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनकी बेटी हैं प्रतिमा चंद्राकर। जी ठीक कह रहा हूँ मैं? प्रतिमा चंद्राकर पहले विधायक रह चुकी हैं। जब भूपेश विधायक थे उस समय विधायक रह चुकी जी। हैं, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय। जी ऐसा ही है। जी बिल्कुल। उनको कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया था। वोट उन्होंने अच्छे पाए थे, 4,56,000 पाए थे। लेकिन विजय बघेल ने 8,47,000 वोट पा लिए थे। 32% और 61% का फर्क था, तकरीबन 2 गुना जैसा फर्क था यहाँ पे। जी तो 3,90,000 से ज्यादा वोटों से विजय बघेल जीते थे। जी लेकिन जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें हारे बहुत सारे दिग्गज लोग। इसमें रविंद्र चौबे हारे, इसमें ताम्रध्वज साहू हारे, अरुण वोरा हारे, रुद्र कुमार गुरु हारे। रुद्र गुरु हारे, कई लोग हारे दुर्ग संसदीय सीट के विधानसभा चुनाव में। लेकिन फिर भी भाजपा जो है 1.25 लाख से ज़्यादा वोटों से यहाँ पर आगे है दुर्ग संसदीय सीट में, जहाँ पे अभी चुनाव संसद का होने वाला है। अभी जो आंकड़ा बता रहा था मैं, ये विधानसभा चुनाव का आंकड़ा है। जी तो अब 1.25 लाख की लीड से ये आगे बढ़ रहे हैं विजय बघेल। इनकी खुद की पिछले बार की लीड 3,90,000 की है। देखना है इस चुनाव में क्या होता है। और हाँ, अगर विजय बघेल इस बार फिर बहुत अच्छी लीड से सांसद बनते हैं तो दिल्ली में उनका दावा इस बार ज़्यादा पुख्ता रहेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। क्योंकि पिछले 5 साल में वहाँ पर विजय बघेल को मौका मिला नहीं दिल्ली में। जी, और दुर्ग संसदीय सीट में इस बार क्षेत्र में प्रदर्शन भाजपा का बहुत अच्छा रहा। हाँ, तो इसका क्रेडिट तो कुछ हद तक इनको जाता है। हाँ जाता है इनको। और दूसरा, ये कमेटी में भी रहे, मैनिफेस्टो कमेटी में रहे, उसका भी फायदा मिला। तो ये हुआ दुर्ग का हाल। अब हम आज की आखिरी सीट पे आ रहे हैं। आज की आखिरी सीट है राजनांदगांव। राजनांदगांव बहुत दिलचस्प सीट इसलिए हो गई है, कई वजह हैं उसकी। पहली ये वजह है कि वहाँ से डॉक्टर रमन सिंह आते हैं, जो वहाँ से सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, 2 अलग अलग सीटों से विधायक रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह वहाँ से सांसद रहे हैं। वहाँ से विजय शर्मा अभी कवर्धा के विधायक हैं और प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। वहाँ से भाजपा का लंबा इतिहास रहा है। कांग्रेस भी कई बार वहाँ से जीती है। बड़ी अच्छी टक्कर रहती है वहाँ पर राजनांदगांव पार्लियामेंट्री सीट में। इसका इतिहास अगर देखें, 2004 में देवव्रत सिंह यहाँ से लड़े थे। प्रदीप गांधी भाजपा के कैंडिडेट थे। प्रदीप गांधी 14,000 वोटों से जीत गए थे 2004 में। लेकिन इसके बाद ही वो कोबरा पोस्ट का ऑपरेशन दुर्योधन हुआ था, जिसमें ये प्रदीप गांधी अपनी सदस्यता खो बैठे थे। उसके बाद फिर बाई इलेक्शन यहाँ हुआ। बाई इलेक्शन में पिछले मुख्य चुनाव में लड़े हुए देवव्रत सिंह ये फिर लड़े थे और ये सांसद बन गए थे बाई इलेक्शन में। प्रदीप गांधी की सदस्यता खत्म हो गई थी। इसके बाद का चुनाव बाई इलेक्शन था जिसमें देवव्रत सांसद बने। इसके बाद 2009 में फिर देवव्रत को कांग्रेस से टिकट मिली, लेकिन भाजपा के मधुसूदन यादव 1,19,000 वोटों से जीत गए थे 2009 में। 2014
2014 में कांग्रेस ने कमलेश्वर वर्मा को टिकट दी, क्योंकि उस समय तक शायद देवव्रत सिंह छोड़ चुके थे, जोगी कांग्रेस में चले गए थे। तो कमलेश्वर वर्मा को टिकट दी कांग्रेस ने। बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपी मधुसूदन यादव को हटाकर अभिषेक सिंह को टिकट दी थी, डॉक्टर रमन सिंह के बेटे को। वो 2,35,000 से जीते थे अभिषेक सिंह। ऐसा ही है जी। इसके बाद 2019 का चुनाव आता है। 2014 के चुनाव को इस संदर्भ में भी देखना चाहिए कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला वही चुनाव था 2014 का। 2019 का चुनाव आ गया। यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने भोलाराम साहू को उम्मीदवार बनाया। बड़ा दिलचस्प था। भोलाराम साहू खुज्जी के कांग्रेस विधायक थे। इनकी टिकट काट के वहाँ से छन्नी साहू को दी थी कांग्रेस ने, वो भी जीत गई थी। उसके 6 महीने बाद जब 2019 का चुनाव हुआ तो भोलाराम साहू को कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया यहाँ से, और भाजपा ने संतोष पांडे को कैंडिडेट बनाया। संतोष पांडे 1,11,000 वोटों से जीत गए थे। उनको रिपीट किया है अभी संतोष पांडे को बीजेपी ने। कुछ लोगों को रिपीट किया है, कुछ को नहीं भी किया है। रायपुर के सुनील सोनी को रिपीट नहीं किया है, वहाँ रिपीट कर दिया है राजनांदगांव में। विजय बघेल और संतोष पांडे रिपीट हुए हैं। हाँ, विजय बघेल तो ठीक है, मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़े थे, उनका एक अलग ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन संतोष पांडे को क्यों रिपीट किया वहां से भाजपा ने? देखिए, संघ की पसंदीदा है और टिकट वितरण में संघ की चली है। अच्छा। हाँ, जैसे बस्तर, कांकेर, ये टिकट संघ की है। अच्छा। हाँ, तो वो हालांकि इनके नाम पे स्थानीय स्तर पे काफ़ी विरोध भी था। मधुसूदन यादव का नाम चर्चा में था। हाँ। अभिषेक मेहनत कर रहे थे, जगह जगह उद्घाटन वगैरह कार्यक्रम वगैरह में जा रहे थे। तो लेकिन फिर भी इनको रिजेक्ट किया गया। अब समस्या, इनका विरोध क्यों है शशांक वहाँ पर? विरोध ऐसा है कि देखिए, जो मौजूदा इससे पहले तो मधुसूदन यादव की टिकट कटी थी, टिकट काट के इनको दी गई थी अभिषेक को। वो हारे नहीं थे। अभिषेक की टिकट काटकर संतोष पांडे की दी। वो हारे नहीं थे, तो उनका मन में स्वाभाविक दावेदारी है कि उनको मौका मिलना चाहिए था। इसमें कहीं कोई गलत भी नहीं है। ठीक है। पार्टी के भीतर पार्टी ने एक सामूहिक फैसला लिया कि भाई सारे विधायक सांसदों की टिकट काटना उसमें बदले, जिसमें विष्णुदेव साई की भी टिकट कटी थी। जी, इस बार भी उसी तरह का फार्मूला की उम्मीद थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ, खास करके 2 जगहों में। तो ये टिकट पा गए। अब ये है कि अब आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बता दो, ये कवर्धा के रहने वाले हैं। कवर्धा पंडेरिया के, कवर्धा के रहने वाले, सरसपुर लोहारा के। कवर्धा से एक और प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, त्रिपुरा से लड़ रही हैं, कवर्धा राजघराने की। ठीक ठीक। कृति देवी सिंह, योगी राज सिंह की पत्नी। वो भाजपा के टिकट से लड़ रही है। बड़ा वो है, वहाँ राज परिवार की है वो। तो ये अपना किस्म का अलग मामला है। अलग वो है। अब भूपेश बघेल का आना थोड़ा सा बहुत लोगों को चौंकाता है। क्योंकि भूपेश बघेल लड़ना चाहते नहीं थे लोकसभा का चुनाव। भूपेश बघेल ने ये बार बार कोशिश की थी, कहा था कि मैं अकेले नहीं लड़ूंगा, लड़ना है तो सारे बड़े नेता लड़ें। महंत खुद लड़ें, टीएस सिंहदेव लड़ें, ताम्रध्वज लड़ें, दीपक बैज लड़ें, सब लोग लड़ें तो मैं भी लड़ूंगा, ऐसा उनका कहना था। तो फिर भी लड़ने के लिए दबाव आए तो फिर उन्होंने नांदगांव पसंद किया। नांदगांव की तासीर ऐसा है कि मोतीलाल वोरा वहाँ से जाके चुनाव जीत चुके हैं। बिल्कुल। लोग बाहरी जैसा कोई बहुत ज़्यादा माहौल नहीं रहता ये सोच के। दूसरी चीज़ ये, वहाँ जो भाजपा का बड़ा आधार है वो शहरी इलाका, वो शहरी इलाका कम है वहाँ। मतलब एक नांदगांव शहर को छोड़ दे तो बाकी कवर्धा तो नगर पालिका है, बाकी तो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण परिवेश है। बिल्कुल। तो यहाँ गांव, किसान, ये इस तरह के मुद्दे चर्चा में रहते हैं, प्रभावी है। थोड़ा सा इनके पक्ष में बात ये रहती है कि इनकी छवि थोड़ी प्रो किसान की है, भूपेश बघेल की। तो ये अपने, अच्छा, ये रणनीति पूरे अकबर ने तैयार कर ली थी पहले, टिकट वितरण से पहले। एक एक बूथ वाइज कौन से क्या स्थिति रहेगी। तो उसके बाद चूंकि 5 विधानसभा में
कांग्रेस को बढ़ाते, 5 विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं। ये कांग्रेस के हिसाब से अच्छी सीट है। अच्छी कुल सीट है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कुल 30,500 वोटों से पीछे है यहाँ जी राजनांदगांव संसदीय सीट में, जी। और 5 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस के विधायक हैं। हाँ, तो अब इन चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो पर्दे के पीछे की बात रही है कि नांदगांव चुनाव में नांदगांव क्षेत्र में, जिले में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुत ध्यान दिया था। बहुत सारे भाजपा के नेताओं को उपकृत भी किया था। अच्छा, हाँ, खास करके गिरीश तो चूंकि लड़ ही रहे थे, हाँ, तो कि अपने हिसाब से जितना मैनेज करते बना था वो किए थे। हाँ, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं आया, वो अलग विषय है। तो बहुत संतोष से नाराजगी हो तो हो सकता है कि उसका फायदा ये मिल जाए। ये मैं अलग एक विषय चीज समझना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा नाजुक मामला है लेकिन चर्चा करना चाहिए। है। जी कवर्धा से मोहम्मद अकबर 5 साल विधायक रहे। जी मोहम्मद अकबर कवर्धा से परे भी जी राजनांदगांव संसदीय सीट से और भी चुनाव लड़ चुके हैं, जी। विधायक रह चुके हैं। वीरेंद्र नगर से लड़े हैं, वीरेंद्र नगर से जो अब सीट नहीं रह गई जी। है, पंडरिया से लड़े हैं, पंडरिया से लड़े हैं, जी, विधायक रहे वहीं से, विधायक रहे वहां से। जी ये भूपेश बघेल के सबसे करीबी मंत्रियों में से जिनके पास 2-3 सबसे बड़े विभाग थे। जी इनके पास वन विभाग था, वन मंत्री थे मोहम्मद अकबर, जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, जी और आवास पर्यावरण मंत्री थे। जी। इतने 3 महत्वपूर्ण विभाग किसी मंत्री के पास नहीं थे। ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल। और मुख्यमंत्री अपने सबसे करीब रखते थे मोहम्मद अकबर को। जी। मोहम्मद अकबर प्रदेश में अच्छे खासे वोटों से हारने वाले साबित हुए विधानसभा चुनाव में कवर्धा से। जी विजय शर्मा ने उनको हराया। जी लंबे वोटों से हारे हैं, शायद 40,000 वोटों से हारे हैं मोहम्मद अकबर। जी। कुछ वहां पर धार्मिक ध्रुवीकरण की नौबत आ गई थी सांप्रदायिक तनाव के बाद में। जी इस पे चर्चा न करने की कोई वजह नहीं है, सब लोग जानते हैं इस बात को। जी। हर घटना छपी हुई है। तो वहाँ हिंदू मुस्लिम तनाव, कवर्धा के इलाके में बगल के बीरनपुर में जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो साझा पड़ती है विधानसभा, रविंद्र चौबे वहाँ से निपटे इसीलिए, अकबर निपटे यहाँ से इसीलिए, सब लोग निपट गए वहाँ से। पूरा दुर्ग जिला सभी जगह सफाया हो गया इनका अधिकतर जगहों पर। मोहम्मद अकबर जो हैं, जो जीते थे वहाँ पे जी 2018 का विधानसभा का चुनाव 60,000 वोट से, शायद प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे। उस साल 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, 5 राज्यों में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले थे मोहम्मद अकबर। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे मोहम्मद अकबर। आज हालत यह है कि मोहम्मद अकबर को कांग्रेस पार्टी शायद राजनांदगांव संसदीय सीट के चुनाव में कहीं इस्तेमाल भी नहीं कर रही है। जी ऐसा है जी। अभी तक वो प्रचार में से दूर हैं, लेकिन वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फील्ड में नहीं गए हैं। हाँ। फील्ड में जरूर नहीं गए हैं, लेकिन वो उनके समर्थक लगे हुए हैं और मेहनत करते दिख भी रहे हैं। मोहम्मद अकबर वहाँ मेहनत करते दिख रहे हैं। मोहम्मद अकबर नहीं कर रहे हैं, मोहम्मद अकबर से जुड़े लोग। हाँ, मैं तो मोहम्मद अकबर का जी, जानना जी, चाहता हूँ कि जी। कांग्रेस पार्टी एक कवर्धा का चुनाव हार जाने की वजह से जी। और शायद धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाने से, इसमें कोई ज़्यादा लिहाज नहीं करना चाहिए इस बात से। एक धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह से क्या ऐसी नौबत आ गई है कि भूपेश बघेल अपनी संसदीय सीट के एक विधायक रहे हुए, अपने सबसे करीबी मंत्री रहे हुए मोहम्मद अकबर को कवर्धा बुला नहीं पा रहे हैं? ये वहाँ के 2-2, 2.5, 3-3 सीटों से रहे हैं जी। विधायक मोहम्मद अकबर। ऐसी चर्चा है, किसी ने मुझको कहा है कि दीवारों पे कांग्रेस के जो नारे लिखे गए हैं कवर्धा में, जी उसमें अकबर का नाम तक नहीं है वहाँ पर। जी। ये लेकिन वो 4 तारीख को नामांकन खत्म होने के बाद प्रचार के लिए जाएंगे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ठीक, अभी तक उनकी बात नहीं है। इससे सिर्फ अकबर की बात नहीं हो रही, नवाज खान जिनको लेके ये माना जाता था कि नांदगांव जिले में सबसे ज़्यादा पावरफुल वही है प्रभारी मंत्री के बाद, कांग्रेस के नेता। हाँ। वो जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे। उनको लेके वो भी फील्ड से गायब हैं। ये अलग है कि जिस दिन उनके बारे में ये बता रहे थे कि वो जैसे कोई कार्यक्रम होता है
तो पूरी व्यवस्था देते हैं, लेकिन वो कार्यक्रम में नहीं रहते हैं। एक दिन पहले से कार्यक्रम व्यवस्था संबंधी सारी वो करके निकल जाते हैं हम। नवाज खान को लेके एक सुरेंद्र दास वैष्णव हैं, उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा था, उनका नाम लिए बिना, कि जो पिछले पांच विधानसभा को देखते थे आप उन्हीं से करा लेते हैं, हम लोगों की जरूरत नहीं है। यहाँ तक बड़े तीखे शब्द में मंच से कहा था, माइक से, जिसका वीडियो चल रहा है चारों तरफ के बाद नोटिस वगैरह दे के उनको पार्टी से बाहर निकाल दिए जी। हाँ, और मंच पर, जबकि मुझको मंच पे याद है भूपेश बघेल बैठे थे और उन्होंने कहा था बोलने दो जी, ऐसा कहा था उन्होंने। तो जब भूतपूर्व सीएम और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बोल रहे हैं बोलने दो जी, तो वो आदमी बोल रहा है, उसने ना गाली बकी थी किसी को, ना अशिष्टता की थी, उसने एक शिकायत की थी, भूपेश बघेल के सामने सवाल रखा था कि 5 या जनता से पूछा था कि 5 साल भूपेश बघेल के यहाँ आप लोगों में से किसी एक का भी कोई काम हुआ हो तो बताओ। भूपेश बघेल देख रहे थे लोगों की तरफ, मैं देख रहा था उस वीडियो में, एक भी व्यक्ति ने उठ के नहीं कहा कि मेरा काम हुआ था। एक चुनाव के बीच में मुझको ये बड़ा नाजुक मामला लगता है, पार्टी रखे किसको, निकाले किसको, कांग्रेस का अपना सोचना है। लेकिन मैं इस बात को यहाँ दर्ज करना चाहता हूँ कि राजनांदगांव संसदीय सीट में क्या हालत इतनी खराब है? क्या कांग्रेस धार्मिक ध्रुवीकरण से इतनी डर गई है कि मोहम्मद अकबर का नाम नहीं लिया जा रहा है दीवारों पर, नारे में, कहीं पर? ये शशांक एक दूसरे मुस्लिम नेता का बता रहे हैं, उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। तो क्या कांग्रेस वहाँ पर हिंदुत्व की राजनीति करेगी? मुसलमान अपने नेता जो हैं, आपका खुद का भरोसा, चुनाव तो जीत हार होते रहती है, आप अकबर को इस तरह से बाहर कर दो। मेरा अकबर के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, मैं केवल एक मुद्दे की बात कह रहा हूँ कि क्या ये ठीक है कि एक चुनाव में कोई हार गए, वहाँ पर धार्मिक ध्रुवीकरण हो गया, तो आप अपने पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं को इस तरह से दूर रखें? क्या हालत सचमुच इतनी खराब हो गई है? क्या कांग्रेस पार्टी राजनांदगांव संसदीय सीट से परे भी कहीं अकबर को इस्तेमाल करेगी कि नहीं करेगी? आपने कहीं देखा है क्या, कहीं और प्रचार करते उनको? बिल्कुल नहीं देख रहा। नहीं देखा है आपने? तो मैं थोड़ा इसको लेके मैं उलझन में हूँ कि कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत क्या हैं। रणनीति तो चुनाव के लिए होती है, चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। पार्टियों के इतिहास सिद्धांतों से बनते हैं, चुनावी नतीजों से नहीं बनते। जो दिख रहा है मुझको यहाँ पर, और यही एक जगह दिख रही है, कांग्रेस के अकेले मुस्लिम विधायक थे मोहम्मद अकबर जी, और कोई मुस्लिम विधायक नहीं थे कांग्रेस के जी। इकलौते मुस्लिम विधायक का चुनाव हार जाने से, और अकबर वहाँ किसी सांप्रदायिक घटना में शामिल रहे हों ऐसा भी नहीं आया था। मेरी ढेला हमदर्दी नहीं है अकबर के साथ में। मेरे यहाँ दिवाली पे उन्होंने 1 किलो मिठाई भी नहीं भेजी है। मेरा पैमाना यही रहता है किसी से हमदर्दी का कि उन्होंने मेरे यहाँ दिवाली पे मिठाई भेजी थी कि नहीं। अकबर ने नहीं भेजी थी। इसके बावजूद मैं इस सवाल को लेकर थोड़ा सा उलझन में हूँ कि कांग्रेस क्या साबित कर रही है, भूपेश बघेल क्या साबित कर रहे हैं। क्या तनाव इतना बढ़ चुका है सचमुच? क्या ध्रुवीकरण इतना हो चुका है कि भूपेश बघेल जैसा ताकतवर, लड़ाकू, कुछ मायनों में अड़ियल नेता भी आज ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि मोहम्मद अकबर को या नवाज खान जैसे नेताओं का, ये नवाज खान भी भूपेश की ही खेमे के थे, इन नेताओं का क्या उपयोग भी नहीं हो पाएगा राजनीति में? क्या कांग्रेस भी ऐसा ही करेगी, या चुनाव जीतने के लिए ऐसा करना चाहिए? हो सकता है कांग्रेस के कोई लोग मुझको ये समझाने की कोशिश करें कि चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, चुनाव सिद्धांत साबित करने के लिए नहीं लड़ा जाता है। हो सकता है वो लोग मुझको समझाने में की कोशिश करें, और मुझको ऐसा लगता है कि मैं इस बात से सहमत नहीं होऊंगा कि धार्मिक ध्रुवीकरण से इतना डर जाना चाहिए। कितना डर जाना चाहिए कि जो मोहम्मद अकबर 5 राज्यों में, शशांक बतला रहे हैं, 5 राज्यों में सबसे अधिक वोटों से जीत कर आए थे, वो मोहम्मद अकबर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध रहते हैं, जो कूटनीतिक संबंध कहलाते हैं, उसमें एक शब्द इस्तेमाल होता है पर्सोना नॉन ग्राटा, अवांछित व्यक्ति।
जब कोई देश किसी दूसरे देश के साथ संबंध तोड़ना चाहता है तो उसकी शुरुआत होती है उस देश के दूतावास के कुछ लोगों को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये वांछित नहीं है हमारे देश में, इसको वापस बुला लो, ले जाओ इसको। क्या ऐसी हालत कर दी है कांग्रेस ने अपने मुस्लिम नेताओं की? थोड़ा उलझन में हूं मैं इस बात को लेकर। भूपेश बघेल को भी सोचना चाहिए इस बारे में, कांग्रेस को भी सोचना चाहिए। मैं अकबर का वकील नहीं हूं, मैं एक जो धार्मिक या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो माहौल वहां पर माना जा रहा है, बन गया है या माना जा रहा है, या कांग्रेस दहशत में है, जो कुछ भी है, मैं उसको आपके सामने साफ साफ रख रहा हूं। मैं लुकी छुपी जुबान में बात करने का आदी नहीं हूं, इसलिए साफ साफ आपके सामने रख रहा हूं। क्या लगता है वहाँ राजनांदगांव में चुनाव की संभावना, नतीजे क्या लगते हैं शशांक? देखिए, अभी तो प्रारंभिक वो है, अभी तो सिर्फ बैठकों का ही दौर चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ भूपेश बघेल के पक्ष में बात ये है जो वो टटोल रहे हैं, वो है सामाजिक समीकरण। कवर्धा इलाके में अच्छे खासे उनके अपने समाज के वोटर हैं, कुर्मी समाज के। और दूसरी चीज़ ये है कि एक बड़ा ट्राइबल इलाका भी है मानपुर मोहला, वहाँ एक बड़ा अलग अलग तरीके से प्रचार धीरे से शुरू हुआ है CAA का। उसमें ये प्रचारित किया जा रहा है कि इससे आदिवासियों को बहुत नुकसान होगा। आदिवासियों, ये नया प्रचार है, विधानसभा में नहीं था। तो इसके अच्छा, मानपुर मोहल्ला थोड़ा सा कांग्रेस का गढ़ जैसा ही हो गया है 2008 के बाद से। लगातार पिछली विधानसभा चुनाव में भी अच्छे मार्जिन से इंदर सिंह मंडावी चुनाव जीते थे। अच्छी अभी विधायक हैं कांग्रेस के, अभी विधायक उस इलाके से। तो वहाँ अच्छे खासे बढ़त जुटाने की या लेने की रणनीति है, ताकि अगर बिलासपुर में यहाँ से नांदगांव शहर से पीछे भी हो जाते हैं तो वो अंतर पड़ जाए। इस तरह के सामाजिक समीकरणों को साधा जा रहा है। OBC जो एकजुटता की कोशिश हो रही है, और ये तो अभी प्रारंभिक स्टेज है। दूसरा ये है कि बीरनपुर वाला भी देर सवेर धीरे धीरे उछलेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सुरेंद्र दाव वैष्णव ने जो पार्टी से निकले हैं, ये अलग, अब ये खुले हो गए, आज़ाद हो गए, इन्होंने शुरू कर दिया अभियान। एक और महामंत्री थे, ये वही है क्या जिन्होंने PCC का खर्चा और विनोद वर्मा वाला उठाया? अरुण सिसोदिया, जिसका वो दूसरे हैं। वो कहाँ के हैं? वो रायपुर के, वो प्रभारी महामंत्री रहे हैं नांदगांव के। अच्छा, तो उन्होंने उठाया कांग्रेस के उन्होंने ये उठाया कि PCC के खजाने को किस तरह उपयोग किया है पार्टी के लोगों ने। कि जहां 2-2 हज़ार रुपए कार्यकर्ता अपने पैसे पार्टी चलाने के लिए देते थे, वहां 6 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के सलाहकार को दे दिए, उनकी कंपनी के जो 10 लाख रुपए चलाती है। 10 लाख रुपए टर्नओवर वाली कंपनी को 6 करोड़ मुख्यमंत्री सलाहकार, यानी मुख्यमंत्री के 4 सलाहकार, पूर्व सलाहकार नहीं, सलाहकार भूपेश बघेल के 4 सलाहकार थे। तो हमको साफ साफ बात करना चाहिए। लोग ये ना समझे रुचिर गर्ग को पैसा मिल गया। जी बिल्कुल नहीं। आप ऐसा तो नहीं बोल रहे हो ना, रुचिर गर्ग की कोई कंपनी को पैसा मिल गया? नहीं, वो ऐसे भले आदमी उस तरह के नहीं है। तो ये विनोद वर्मा के बेटे के नाम पे जो कंपनी है, जिसका कुल 10 लाख की शेयर कैपिटल या टर्नओवर था, उसको 6 करोड़ रुपया मिल गया। जो एग्रीमेंट बाजार में जो घूम रहा है, जो गौरीशंकर श्रीवास ने फेसबुक पे, ट्विटर पे जो डाला था, उनका तो वो समर्थन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है, पूर्व मुख्यमंत्री ने, कि पार्टी अपने सोशल मीडिया में कर सकती है, देती है। और इनको स्लीपर सेल घोषित कर दिया, बता दिया। लेकिन ये सबसे पहले ये गौरीशंकर श्रीवास ने ये डॉक्यूमेंट जारी किया। ये मैंने उनसे मांगा था ये डॉक्यूमेंट, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। कहा कि मैंने जो पोस्ट किया है फेसबुक ट्विटर पे वही है, उसको देख लीजिए। तो उसमें था, उसमें मुझको लगता है आज के तारीख में जो फरार है, क्या नाम है उसका? राम गोपाल अग्रवाल का भी दस्तखत है उसमें। राम गोपाल अग्रवाल का गिरीश देवांगन का दस्तखत है उसमें। सन्नी अग्रवाल का दस्तखत है, उसमें। तो ये सब मुख्यमंत्री के करीबी पसंदीदा चहेते लोगों का उस वक्त के दस्तखत था इसमें, एग्रीमेंट में।
और ये विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी को ये काम मिला था। जी तो जो लोग भी बात को उठा रहे हैं ये तथ्यात्मक बात है। जी कांग्रेस पार्टी के लोग इसको उठाएं ना उठाएं, कांग्रेस के अपने घर की बात है। जी लेकिन अगर संगठन का इतना पैसा इस तरह से किसी को दिया गया है जी तो सवाल तो लोग उठाएंगे ही, और उठा चुके हैं। मेरी जानकारी में पार्टी के एक बड़े लेकिन नेता, ये सलाहकार जो बोल रहे हो आप भूपेश बघेल के, वो विनोद वर्मा के ही कंपनी है ना? जी जी ये प्रदीप शर्मा या राजेश तिवारी या रुचिर गर्ग की तो कंपनी नहीं है ना कोई। जी। थोड़ा इन तीन लोगों के इज्जत के लिए थोड़ा साफ कर देना जरूरी है। आप खुद ही होके बोले भी हो अभी कि रुचिर गर्ग तो सज्जन है, ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि बोलने बारे में इस तरह बोलना भी पाप है, मतलब वो उस तरह के नहीं है। रुचिर जी के बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। जी। तो मैं आप रुचिर जी के साथ काम किए हो क्या कहीं पे? ठीक, मैं बड़े नज़दीक से जानता हूँ, और मैं ही नहीं सभी जानते हैं, खुद बाकी लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी इसकी शिकायत भी हो चुकी है राजेश पायलट, सचिन पायलट प्रदेश प्रभारी को। ऐसा पूरी सारे दस्तावेज दिखाए गए हैं, ये हुआ है। और पार्टी, क्योंकि अभी पार्टी बहुत स्थिति बहुत नाजुक है, कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं हो रहे हैं बहुत, तो वहाँ ये इस तरह का खर्च उठाना या बांटना, ये इसको लेके सवाल खड़े हुए हैं। अब खैर ये तो एक अलग विषय है। मैं एक चीज को लेके थोड़ा सा आपकी राय जानना चाहता हूँ। आप कांग्रेस पार्टी की राजनीति को लंबे समय से देख रहे हो। ये सचिन पायलट जो राजस्थान से यहाँ भेजे गए प्रभारी बनाकर कांग्रेस के, जी, ये सचिन पायलट वही है क्या जो कुछ साल पहले जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत करते हुए कांग्रेस के विधायकों को लेके हरियाणा के एक रिसोर्ट में जाके डेरा डाले हुए थे जी, और मुख्यमंत्री को हटाना चाहते थे? जी, बगावत करवा ली थी इन्होंने, करवा ली थी, और सरकार पलटना चाहते थे। जी, उस वक्त शायद कोई बात इनकी बीजेपी वगैरह से जमी न हो, जो भी रहा हो। जी, उस वक्त एक बड़ी विचित्र चर्चा और थी जी, कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान से अपने गए हुए रिसोर्ट में डेरा डाले हुए विधायकों को जी, खरीद के ला के वापिस गहलोत को दिया था। जी, ऐसी चर्चा थी। जी। सही थी नहीं थी मुझको नहीं मालूम। इसमें दो तरह की बातें थी। हाँ। एक तो ये पक्ष कांग्रेस का था, हाँ दूसरा वसुंधरा राजे, हाँ उनका अलग गेम चल रहा था। वो तैयार नहीं थी अशोक गहलोत से को सचिन को समर्थन करने के लिए। अच्छा, तो उसको लेके भाजपा डर गई थी। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ जी, कि जो सचिन पायलट अपने खुद के प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार को पलटने के लिए जी, उसने जान लगा दी थी, जी, ठीक है, जी। पार्टी से निकाला भी जा सकता था। जी, वो सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में आके कांग्रेस की गुटबाजी को क्या बोल के, किस मुंह से वो कम कर सकता है? जी, छत्तीसगढ़ में तो इतना बड़ा बागी अपने पार्टी का, इतना बड़ा बागी सचिन पायलट जितना बड़ा बागी अपनी पार्टी का जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोई नहीं रहा। जी, टी.एस. सिंहदेव भूपेश को हटाना चाहते थे, वो सौम्य तरीके से कांग्रेस हाईकमान के सामने बात रखते रहे, कोई उन्होंने ऊंची बात नहीं कही, कुछ नहीं किया। जी, ताम्रध्वज साहू ने कुछ नहीं किया नहीं कि किया। भूपेश ने मेरी थाली खींच ली, मोहन मरकाम ने कभी कुछ नहीं किया। किसी ने कुछ नहीं किया सार्वजनिक रूप से। जी, तो जो देश के कांग्रेस के राज्यों में जो सबसे बड़ा एक गद्दार रहा पार्टी का, मैं थोड़ा कड़ा शब्द बोल रहा हूं, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है, जो एक सबसे बड़ा गद्दार रहा पार्टी से, जी, सचिन पायलट, जी, उसको इंचार्ज बना के छत्तीसगढ़ भेजा गया है। सचिन पायलट किस मुंह से, ये जो आप बोल रहे हो सचिन पायलट को शिकायत की गई है, कागज दिया गया है, ये किया गया है, इसकी नैतिक अथॉरिटी, इसका नैतिक बल क्या है जो किसी को कुछ बोल सके कि तुम लोग ये गलत कर रहे हो? देखिए, गलत सही की अलग जगह है, लेकिन पार्टी में पद में तो है, हाईकमान के नज़दीक हैं आज भी। आप एक शिकायत का एक माध्यम भी तो है। अगर हाईकमान को शिकायत करना है तो आदमी किसके पास करेगा? प्रदेश प्रभारी के पास करेंगे। नैतिक बल है, हो या ना हो, नैतिकता बची है या नहीं है, यह अलग विषय है, लेकिन शिकायत किससे करे? सचिन पायलट से। अब दूसरी चीज, सचिन पायलट खुद यहाँ आने के इच्छुक नहीं थे, वो आए भी 2-3 बार ही तो आए हुए हैं। तो बस इसी तरह की स्थिति है। यानी आपको ये लगता है कि अगर कोई पार्टी बृजभूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति को
नारी उद्धार कमेटी का चेयरमैन बना दे तो नारियों को उसी के पास शिकायत करने जाना पड़ेगा। वैसे ही कुछ नहीं है, सचिन पायलट को यहाँ बना। अभी तो कांग्रेस जनों के पास तो ऐसी स्थिति दिख रही है ऐसा लेकिन सोचिएगा आप, यानी मैं तो हैरान होता हूँ कि सचिन पायलट किस मुंह से यहाँ गुटबाजी रोक सकते हैं, उनका क्या नैतिक अधिकार है। तुम खुद ही, मैं कड़ा शब्द बोल रहा हूँ, मैं बहुत लल्लो चप्पो वाली जुबान बोलने का आदी नहीं हूँ। सचिन पायलट अपनी, मेरा सचिन पायलट से कोई विरोध भी नहीं है, लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के हाल के वर्षों का सबसे बड़े गद्दार लोगों में से एक रहा। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? हाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, हम दोनों की सोच अलग अलग है, एक अखबार में है इसलिए हम साथ में हुआ करें, जरूरी नहीं है। मैं थोड़ा हैरान हो रहा हूँ। सचिन पायलट मुद्दा नहीं है, मुद्दा कांग्रेस भाजपा लोकसभा का चुनाव है, लेकिन बात चूंकि कांग्रेस पार्टी पे आ गई, विनोद वर्मा के बेटे की फर्म को 6 करोड़ मिला है, ये मुद्दा अभी उठाया गया है। मैं नहीं उठा रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही उठाया है। इस मुद्दे को निष्कासित हो रहे हैं उसके, इस मुद्दे को उठाकर हो गया है निष्कासन, नहीं हुआ, नोटिस इशू हुआ है, अभी दूसरे निष्कासित एक और हुए हैं अभी। मैं इसलिए थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ, कौन निपटाएगा इस प्रदेश में कांग्रेस की गुटबाजी को, कांग्रेस के कामकाज को कौन निपटाएगा? किसी ऐसे को भेजे रहते यहाँ पर प्रभारी बनाकर, जिसने अपने पार्टी से अपने प्रदेश में गद्दारी न की होती। सोच के देखिएगा इस बात को। मेरा कहा हुआ कुछ कड़ा जरूर लग सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि मैं सच बोल रहा हूँ, आप सोच के देखिएगा। नांदगांव के बारे में और तो कोई बात नहीं रह गई है। हमने छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर ये चर्चा कर ली है। आज हमने दुर्ग और नांदगांव की चर्चा की है। चुनाव बड़ा ही मजबूत रहने वाला है। राजनांदगांव जहाँ की हम बात कर रहे थे अभी, डॉक्टर रमन सिंह की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, उनके बेटे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहाँ से दूसरी भाजपा की एक एमएलए हैं जी, भावना बोहरा, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जितने भाजपा के नेता हैं सबकी प्रतिष्ठा वहाँ दांव पर लगी हुई है। देखना है क्या होता है नतीजा। भूपेश बघेल कम नहीं है, वो हर तरह से साधन संपन्न व्यक्ति हैं, जुझारू हैं, लड़ाकू हैं, योद्धा हैं। वो चुनाव लड़ने में कोई कसर नहीं रखेंगे। जितना धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वहाँ हुआ है उसकी चर्चा मैंने आपसे की है, खुलकर की है चर्चा। आप सोचिएगा कि राजनांदगांव संसदीय सीट, दुर्ग संसदीय सीट, दुर्ग में वो भी आता है बीरनपुर। आपने देखा होगा, हमने 10 वीडियो बनाए थे, कांग्रेस के लोगों को बार बार आगाह किया था, तुमको जाना चाहिए, सरकार के लोगों को जाना चाहिए। सांसद जाए, विधायक जाए, पार्टी का अध्यक्ष जाए, मुख्यमंत्री जाए, गृह मंत्री जाए, बार बार कहा था, नहीं गए। नतीजा यह है कि आज दुर्ग संसदीय सीट में साजा बीरनपुर में कांग्रेस मुंह दिखाने के लायक नहीं है एक, और महासमुंद में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को दिक्कत हो रही है, शशांक ने ही कल बताया है। तो ये राजनीति में जो गलत काम किया जाता है या सही काम करने से परहेज किया जाता है, उसके लंबे नुकसान रहते हैं, ये देखने की जरूरत है। वैसे राजन साहू के बारे में एक दिलचस्प बात बताऊं क्या आपको? राजन साहू का कहना है, किसी और से कहा है, मुझसे तो नहीं कहा है, एक और पत्रकार से कहा है कि मुझको बीरनपुर में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ईश्वर साहू से उस वक्त बात कर ली थी और मदद करने की भी बात की थी उनसे। मदद की नहीं कि मैं इस बारे में अभी यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ कैमरे के सामने, लेकिन राजन साहू ने ईश्वर साहू से, जिनके बेटे की हत्या हुई थी बीरनपुर में, उनसे हमदर्दी जाहिर उस समय की थी। तो जितना ताम्रध्वज का विरोध है उतना राजन साहू का विरोध वहाँ के साहू लोगों में नहीं है। ये बात उनके पक्ष में जा सकती है। लेकिन भूपेश बघेल जो बगल की सीट से लड़ रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री रहते हुए ना गए थे, ना किसी को भेजा था इन्होंने। किसी को भेजा था क्या? रुचिर गर्ग या राजेश तिवारी या प्रदीप शर्मा या विनोद वर्मा, किसी सलाहकार को भी भेजा था क्या वहाँ? नहीं भेजा था ना। ठीक, चलिए इन 2 सीटों की बात हम पूरी करते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे। आपको हमारी बातचीत अच्छी लगती है,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, नीचे टिप्पणी लिखिएगा आपको कैसी लगी हमारी बातचीत, इन मुद्दों पे आपका क्या कहना है। हमारी तरफ से जो सबसे अच्छा कैंडिडेट रहे, सबसे अच्छी पार्टी रहे, मतदाता उसको जिताए। हमारी कोई सिफारिश नहीं है, इनमें से कोई हमारे नहीं है और सब हमारे हैं। हमारा एक बराबरी का दूरी का रिश्ता है इन सब से। चलते चलते एक छोटी सी नसीहत और दे दूं, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू का शौक़ रखते हैं तो जान लीजिए जिनके मुंह में ये दबे रहता है, जिनके फेफड़ों में धुआं भरे रहता है, ऐसे लोगों को खाने का शौक़ कैंसर को भी बहुत रहता है। कैंसर साल 6 महीने में ऐसे लोगों तक पहुंच जाता है जिनके मुंह में गुटखा दबे रहता है, उनके मुंह पे पहुंच जाता है। जिनके फेफड़ों में धुआं भरे रहता है उनके फेफड़ों में पहुंच जाता है कैंसर। आगे का मैं बतला ही चुका हूं। एक स्मार्टफोन है कैंसर के पास, वहाँ से वो यमराज को अपनी गूगल लोकेशन भेजता है, लाइव लोकेशन भेजता है। जहाँ जहाँ जाएगा फेफड़ा वहाँ वहाँ कैंसर जाएगा, साथ में वहाँ वहाँ लोकेशन साथ में जाएगी। देखिएगा आप, ऐसा बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू वाले लोगों को किसी मोड़ पर भैंसे पे बैठा हुआ, एक मुकुट लगाया हुआ, एक गदा लिया हुआ एक व्यक्ति मिलेगा। आगे का मैं क्या बोलूँ, आपके घर वाले रोएंगे। फिर मिलते हैं।